नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। डे नंबर 22 सॉल्व करेंगे यहाँ पे स्लॉट नंबर 2 के अंदर, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की क्विजेस हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसमें आपको इस पार्ट सेंटेंस एक है, इसमें किसी पार्ट में एरर है तो वो बताना है, अदरवाइज ऑप्शन डी चूज़ करना है। ठीक है, तो सेंटेंस है हमारा कि ही वॉज सच ए वंडरफुल पर्सन इन टू सो मेनी वेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्चुअली इन टू का यूज़ हुआ है, ये सिर्फ इन का यूज़ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो माफ़ कीजिएगा, जो सी है, दिस इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, ये देखा आपने। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या है कि ब्लैंक स्पेस है और यहाँ पे आपको फिल करना है नीचे दिए हुए ऑप्शंस। तो सेंटेंस हमारा है कि आवर नेशंस ब्लैंक स्पेस इनटू अनदर कंट्रीज वॉर कुड पुल अस इनटू द क्राइसिस। तो अगर सेंटेंस का मीनिंग निकालें तो हो रहा है कि अगर किसी दूसरे देश के वॉर में हमारा देश मान लीजिए कोई हस्तक्षेप करता है तो क्राइसिस की स्थिति बनेगी। तो हस्तक्षेप के लिए ऑप्शन ए जो है इंटरवेंशन है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एज अ फिटनेस, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है कि एज अ फिटनेस ब्लैंक स्पेस दीप्ति इज ऑलवेज प्रीचिंग टू हर फ्रेंड्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग आउट। ठीक है, तो अगर दीप्ति को किसी चीज़ का मान लीजिए क्या है, फिटनेस के प्रति एंथुजियास्ट है, ठीक है, उत्साही है उस चीज़ के प्रति, इसलिए वो अपने मित्रों को एक्सरसाइज के फायदे के बारे में बताती रहती है। तो ऑप्शन जो बी होगा, दिस विल बी करेक्ट। 4 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे एक वर्ड है फोनेटिक। ठीक है, आपको इसका जो है एग्जैक्ट मीनिंग बताना है क्या होगा। तो फोनेटिक का मतलब हमारा है कि समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू साउंड। ठीक है, स्पीच और साउंड, तो वैसा कुछ होगा और स्पोकन के बारे में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा, दिस विल बी करेक्ट। स्पोकन का मतलब भी होगा कि कोई चीज़ जो मतलब मौखिक हो, बोली जा रही हो। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है जो ये वर्ड दिया हुआ है ना, तो क्या है कि टू अस्टाउंड। ठीक है, तो टू अस्टाउंड का मतलब होता है कि एक तरीके से हैरान कर देना किसी को, है ना। तो ये जो ऑप्शन है में लिखा है टू बेविल्डर, है ना, इसका मतलब भी वही होता है कि हैरान कर देना, किसी को चकित कर देना, है ना, कन्फ्यूज़न की स्थिति में वो आ जाए। तो ऑप्शन ए जो होगा, दिस विल बी करेक्ट। अब यहाँ पे ऑपोजिट बताना है आपको। हमारा वर्ड है डिसडेन। ठीक है, तो डिसडेन का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ का तिरस्कार कर देना। ठीक है, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा एडमायरेशन। ठीक है, किसी चीज़ की प्रशंसा करना। ठीक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि टू ईडियम है हमारा, क्या है कि टू लेट समवन ऑफ। ठीक है, तो टू लेट समवन ऑफ का मतलब होता है कि टू लीव समवन इन हिज प्रेजेंट स्टेट। हाँ, मतलब वो जैसा है वर्तमान स्थिति में, उसको वैसा ही उसके हाल पे छोड़ दो। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक कोटेड पार्ट है और यहाँ पे अगर कोई एरर है तो आपको वो चूज़ करना है, उसको इम्प्रूव करना है, अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट चूज़ कर लेंगे। सेंटेंस हमारा है कि मे बी दे हैज़ हैड अ फाइट। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है हैज़ हैड, तो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि दे वर हाँ, ऑप्शन सी में दे वर हैविंग अ फाइट, है ना, जैसा कि मे बी दे वर हैविंग अ फाइट। तो इसका शाब्दिक जो अर्थ हिंदी में निकल के आएगा, समझाने के लिए आपको बताते हैं कि हो सकता है कि उनका झगड़ा हो रहा हो, है ना। तो हैज़ हैड का जो यहाँ पे यूज़ किया गया है इस पर्टिकुलर सेंस के सेंटेंस के लिए, दिस इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी जो हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ कैरीड बाई रूलर्स ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स एज अ सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी। ठीक है, तो ये होता है आपका सेप्टर। ऑप्शन सी जो है, दिस इज करेक्ट। और ये बेसिकली होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि जो जैसे किंग्स या फिर मोनार्क्स होते हैं, है ना, तो वो ऐसे अपने साथ एक छड़ी लेके चलते हैं। जैसे कभी कोई इंडिपेंडेंस डे है ना, कोई बड़ा ओकेज़न है, तो आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, तो जो छड़ी है ना वो लेके चलते हैं, उसी को बोलते हैं सेप्टर, है ना, काफ़ी डेकोरेटेड होती है, तो वो एज अ सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी है। ठीक है, उसी को बोलते हैं सेप्टर। ऑप्शन सी जो है, दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चूज़ करना है। तो हमारा देखिए इसमें से कौन सा एक ही शब्द को 4 अलग तरीके से लिखा गया है। तो ऑप्शन ए जो है कॉन्ट्यूजन, है ना, तो कॉन्ट्यूजन जो हमारा ऑप्शन ए है, दिस इज़ करेक्ट। और इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि जैसे कॉन्ट्यूजन उसको बोलते हैं, जैसे कभी होता है ना, आपको कोई चोट लगी और वो स्थान जो है नीला पड़ जाता है ना, ऐसे कुछ ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया मान लीजिए, या किसी वजह से नीला पड़ जाता है ना, तो उस चोट को बोलते हैं कंट्यूशन, है ना। तो ऑप्शन ए जो है, दिस इज़ करेक्ट।
अब यहाँ पे फिर से आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हमारा जो है इसमें देखिए सिमीटर एक वर्ड होता है, उसको यहाँ पे लिखा गया है 4 अलग तरीके से। तो ऑप्शन हमारा जो बी है दिस इज़ करेक्ट, ये वाला सिमीटर, ठीक है। और सिमीटर बेसिकली होता क्या है, तो जैसे एक छोटी सी जो तलवार होती है ना, उसी को बोलते हैं सिमीटर, है ना, जो लोग कैरी करते हैं कभी कभी, कृपाण समझ लीजिए ऐसे उसको। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए आपको करेक्ट ऑर्डर चूज़ करना है इसका, तो इसका हम आपको आंसर बताते हैं पहले। ऑप्शन डी जो है RQP, ठीक है, इसके हिसाब से आप इसको सेट करेंगे तो दिस विल बिकम अ मीनिंगफुल ऑर्डर। ऑप्शन डी जो है दिस इज़ करेक्ट। 13 नंबर प्रश्न में भी आपको ऑर्डर चूज़ करना है, तो यहाँ का जो इस ऑर्डर का ऑप्शन है RQP, ऑप्शन सी जो है दिस इज़ करेक्ट। इसके हिसाब से आप अरेंज करिए, है ना, ये सही आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न में है कि अ सॉलेम प्रॉमिस और अंडरटेकिंग, है ना, कि जो स्वयं से एक वादा करे या किसी अंडरस्टैंडिंग को मतलब अंडरस्टूड करे, किसी को वादा दे, तो उसको बोलते हैं प्लेज, है ना, शपथ। ऑप्शन ए जो है दिस इज़ करेक्ट। तो प्लेज हो गया प्रतिज्ञा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको सल्ट्री वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है। तो सल्ट्री का ऑपोजिट होगा फ्रिजिड। ऑप्शन ए जो है दिस इज़ करेक्ट। और सल्ट्री का मतलब जैसे बताएं आपको, तो होता है कि काफ़ी जैसे उमस भरा कुछ हो ना, एक मौसम होता है उमस भरा, है ना, हॉट या ह्यूमिड वेदर। तो उसके हिसाब से जो फ्रिजिड है कि मतलब काफ़ी जमा हुआ कोई स्थान हो जहाँ बर्फ़ जमी हो, या फिर ठंडा जो जगह है, तो ये यूज़ करेंगे ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे है कि देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको अगर देखिए, अगर ऐसे बेसिक तरीके से सॉल्व करें तो 213 जो है ना, उसको 9 से आप डिवाइड करिए, ठीक। तो पहली बार में यहाँ 2 बार ले जाएंगे, ठीक, यहाँ 18 लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 बचा, फिर हमने 3 और ले लिया इधर से। तो अब देखिए हो क्या रहा है कि अब ये वैसे तो 3 बार में जाएगा, फिर आगे वो पॉइंट्स में चला जाएगा, बट हमें जब इसका एक तरीके से रिमाइंडर जो निकालेंगे, वो फिर 213 में ऐड करेंगे, तो वो संख्या जो है वो 9 से पूरी तरह फिर डिवाइड होगी। तो अगर हम इसको 4 बार ले जाएँ तो 36 यहाँ आएगा, ठीक। तो 33 तो इसमें से माइनस हो गया, बचा हमारे पास -3 रिमाइंडर का, है ना। तो अगर हम 213 में क्या गया, 213 में 3 जोड़ेंगे 216 होगा। तो 216 पूरा जो है वो 24 बार में 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो 3 होगा। तो ऑप्शन ए जो है दिस विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि व्हाट इज़ द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 25%। तो मान लीजिए आपकी जो संख्या है 100 है, ठीक। अब उस पर पहला जो डिस्काउंट मिला 20% का, तो 20% का मतलब 20 रुपये, ठीक। तो जैसे 100 में से 20 गया तो 80 रुपया बच गया, ठीक है। अब क्या है कि 80 पे उसको 25% का डिस्काउंट मिला, तो 80 क्या है, अगर 20 का 4 गुना है, ठीक, तो सॉरी ऐसे कर लीजिए, 25% लेना है, तो जैसे यहाँ कर लीजिए 8, ठीक। तो 8 दूनी 16, उसका 20%, और 8 का आधा 4 मतलब 5%, तो 20 टोटल हो गया, ठीक है। तो 80 पे उसको 20 रुपये का डिस्काउंट और मिल गया, तो यहाँ 60 बच गया। तो टोटल डिस्काउंट क्या हो गया, 20 पहले मिल गया, 20 बाद में मिल गया, तो टोटल 40% का डिस्काउंट उसको मिल गया सक्सेसिव के रूप में। तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 500% ऑफ 50, ठीक है। तो इसको यहाँ दिखाते हैं आपको सॉल्व करके। तो कहा जा रहा है कि 20% ऑफ 500% ऑफ 50, ठीक है। तो 20% है ना ऑफ 500% ऑफ 50, ठीक है, ऐसे कुछ लिखेंगे इसको, ठीक। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 50, ठीक है, ठीक है। तो इस हिसाब से 50 जो हमारी संख्या है ये मान होगा, ऑप्शन डी में जो दे रखा है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे कि यहाँ पे देखिए रीजनिंग का एक प्रश्न है। तो एक वर्ड दिया हुआ है मिस्टिक, ठीक है। अब इससे पूछ रहे हैं कि कौन सा शब्द इससे जो है बन नहीं पाएगा। तो जैसे क्या है कि इसमें मिस्टिक में ए कहीं नहीं है, ठीक है। तो टीम्स में ए लिखा हुआ है, तो सबसे पहले यही वर्ड है जो हमारा ऑप्शन ये बन ही नहीं पाएगा इससे। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए आपको इस क्वेश्चन मार्क पे क्या फिल होगा ये फिल करना है। तो इसमें एक्चुअली पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, जैसे 400 है उसके बाद 200 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनके बीच में हो क्या रहा है कि -2 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। फिर 200 था, 200 में -2 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये 100 आ गया। फिर 100 में जब -2 से डिवाइड करेंगे तो ये -50 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मृगनयनी में कौन सा समास होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो मृगनयनी शब्द में आपका जो समास है वो कर्मधारय समास है, ठीक है, ऑप्शन सी।
फिर मजिस्ट्रेट शब्द जो है ये कैसा शब्द है, ठीक है। तो चूंकि आपको जैसे पहले भी बताया गया है कि तत्सम तद्भव शब्द कैसे होते हैं, तो ये तत्सम वाले संस्कृत में होते हैं, तद्भव उनसे निकल के बनते हैं, ठीक है। देशज शब्द होते हैं जो कुछ देशी भाषा के शब्द होते हैं, पर जो विदेशी शब्द हैं विदेशज, तो मजिस्ट्रेट क्या है, इंग्लिश वर्ड है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए खर का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, ठीक है। तो खर का मतलब होता है गधा, ठीक, तो ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। चलिए अगला है कि वर्णनातीत का अर्थ क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जिसका वर्णन ही ना किया जा सके, वर्णन से जो परे हो, तो वो होगा वर्णनातीत, ऑप्शन डी। अब 25 नंबर प्रश्न में है कि हम मन में जैसा भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से क्या होता है ना, क्या हुआ करता है, ये पूछा रहा है। तो जैसा हम भाव जो भी है हमारा मन में रखते हैं, उसका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से प्रकाशित हुआ करता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिग्नल्स दैट डिस्टर्ब द सीपीयू इन बिटवीन एग्जीक्यूशन ऑफ अ जॉब टू सिग्निफाई कॉम्प्लीशन और द स्टार्टिंग ऑफ अ जॉब आर कॉल्ड, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शंस क्या हैं इस प्रश्न के हिसाब से कि किसी भी कार्य को अंजाम देते समय सीपीयू में बाधा डालने वाले सिग्नल जो कार्य के प्रारंभ अथवा समाप्त होने का द्योतक है, तो वो कहलाता है इंटरप्ट्स, ठीक है, व्यवधान जो है ऑप्शन डी में। कोई भी जैसे कि एरर आ रहा है, किसी भी सीपीयू जब काम करना स्टार्ट कर रहा है, मान लीजिए कोई काम स्टार्ट करना है उसको या फिर उसको एंड करना है, तो जो भी इंटरनल इंटरप्शंस होते हैं वही हैं आपके क्या, ये जो आपसे पूछा जा रहा है एरर जो भी है इस चीज़ के लिए सीपीयू के एग्जीक्यूशन में, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे कि करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द टर्म HTTP, ठीक है, इन इंटरनेट एड्रेस इज, तो आपको पहले भी बताया गया है कि HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो बी है दिस इज करेक्ट। अब देखिए इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल नाम एक्सटेंशन इंगित करता है कि फाइल किसी अन्य फाइल की बैकअप कॉपी है। तो कुल मिला के आपसे पूछ रहे हैं कि जो बैकअप फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो वो होता है .BAK। तो ये कहाँ दे रखा है, ऑप्शन डी के अंदर, ये सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं IP एड्रेस, ठीक है। ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट, सॉरी बी जो है दिस इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ कुछ देखिए सॉफ्टवेयर के नाम दे रखे हैं और ये जो आगे है ये उनका एक्सटेंशन नेम है, ठीक है। जैसे अभी बैकअप फाइल का हमने ऊपर देखा था, तो उसी हिसाब से MS वर्ड का डॉक जो दिया हुआ है ये बिल्कुल ठीक है, MS एक्सेल का XLS दे रखा है ये भी ठीक है, MS पेंट का JPG है, ठीक है, ये भी ठीक है, MS पावर पॉइंट का PTP दे रखा है, ये गलत है, ये क्या होता है PPT, ऑप्शन जो डी है दिस इज इनकरेक्ट। चलिए अगला पूछा जा रहा है आपसे कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, ठीक है। तो ये इनके जो गुरु थे वो स्वामी ये रामकृष्ण परमहंस जी जो थे ये उनके गुरु थे। अगला प्रश्न है कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसने किसके जीवन को परिवर्तित कर दिया, ठीक। तो कलिंग का जो युद्ध हुआ उसने जीवन परिवर्तन किया किसका, अशोक महान जो रूलर थे उनका। अब इस युद्ध में एक्चुअली हुआ क्या कि इनका जब जैसे राज्याभिषेक हुआ तो 261 ईस्वी में, है ना, सॉरी ईसा पूर्व में, इन्होंने कलिंग पे युद्ध मतलब आक्रमण किया। और जो इनका अशोक का जो 13वां शिलालेख है उससे ये जानकारी मिलती है कि इस जो युद्ध था इसमें करीब 1 लाख लोग के आसपास मारे गए, 1.5 लाख लोग लगभग बंदी बना लिए गए। तो ये सब जो पूरा इन्होंने अपने आंखों के सामने देखा तो इससे वो काफ़ी द्रवित हुए और इसके बाद उन्होंने सदा के लिए युद्ध वगैरह त्यागने के लिए ऐसा प्रण लिया। तो ऑप्शन जो बी है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वह ब्रिटिश वायसराय जिसने प्राचीन इमारतों तथा स्मारकों के संरक्षण हेतु कई उपाय किए, ठीक है। तो ये जो इस प्रश्न का उत्तर है आपका लॉर्ड कर्जन होगा, है ना, ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। और इसी स्मारकों के संरक्षण वगैरह के लिए 1904 में इन्होंने ये अपना जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज का आप देखते हैं तो ये उन्होंने तब प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम करके एक्ट आया था, उसके थ्रू 1904 में उसकी स्थापना की थी, है ना, ताकि इन सब चीज़ों की स्मारकों वगैरह की काफ़ी अच्छे से देखभाल हो सके। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रह है जिसे इवनिंग स्टार कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका शुक्र ग्रह है, ठीक है, ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी है, माफ़ कीजिएगा। तो जो ऑप्शन बी शुक्र ग्रह है इसको बोलते हैं हम क्या, इवनिंग स्टार, और इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, चूँकि ऐसा होता है कि शाम के समय जो ये होता है पश्चिम दिशा में दिखाई देता है और सुबह के टाइम पे ये पूर्व दिशा में दिखाई देता है। और लगभग इसका जो मास वगैरह है अर्थ के इक्वल होने के कारण इसको पृथ्वी का
जैसे ट्विन प्लैनेट कहते हैं कई बार। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज़ करेक्ट। और जैसे कि बुध ग्रह के पास जैसे कोई सैटेलाइट नहीं है, तो वीनस का भी कोई सैटेलाइट नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका ट्रोपोस्फेयर होता है, क्षोभ मंडल, ठीक है, दिस इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी जो है। और ये जो है अपना जो पोल्स होते हैं उसके ऊपर करीब 8 किलोमीटर के आसपास होता है, और जो हमारे ट्रॉपिक्स हैं उसके ऊपर लगभग 18 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। और जो इसकी एवरेज हाइट मानते हैं वो 14 किलोमीटर्स मानते हैं। और एक फैक्ट और कि इसके जैसे आप करीब 165 मीटर्स के मतलब 165 मीटर की ऊंचाई आप तय करेंगे तो लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है ना, वो लेस हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। तो इसी चीज़ को नॉर्मल लैप्स रेट भी बोला जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी वगैरह में डिटेल में इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। और यही जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जिसमें बादलों का निर्माण होता है, वर्षा, आंधी, तूफान, ये सब यही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई, ठीक है। तो ये किया गया आपका लाहौर अधिवेशन जो है उसमें। और ये जो अधिवेशन हुआ लाहौर का, तो ये हुआ था आपका 1929 में, ठीक है, 1929। और इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन्होंने ही 31 दिसंबर जो 1929 था, है ना, तो लाहौर के रावी नदी जो है वहाँ के बैंक पे, है ना, तिरंगा फहराया। और उसके बाद नेक्स्ट 26 जनवरी 1930 को इन्होंने पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहाँ है, ठीक है। तो ये है आपका दिल्ली में, ऑप्शन सी जो है दिस इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। तो ये आपका है 368 आर्टिकल में, ठीक है। और संविधान का जो भाग 20 है उसमें ये सिर्फ इकलौता एक आर्टिकल है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कही गई है। अगला प्रश्न देखेंगे कि डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु इनमें से किसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसमें यूज़ होता है पब्लिक की का। तो जैसे कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने के लिए ये एक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है, तो वहाँ पे एज अ डिवाइस होता है पेन ड्राइव के जैसे, उसको कुल मिला के वो एक टेक्निकल स्ट्रक्चर है, उसको आप डिटेल में एक बार देख सकते हैं। और फिलहाल एक बेसिक जानकारी आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है कि जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं तो उसमें किस की का यूज़ करते हैं, तो उसका नाम है पब्लिक की, ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे कि 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है इनमें से, ठीक है। तो 3 दिसंबर को मनाते हैं हम वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड, ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। और जो न्यायिक सेवा दिवस है इसको हम मनाते हैं 9 दिसंबर को, ठीक है। मानवाधिकार दिवस मनाते हैं हम 10 दिसंबर को, ठीक। और जो विश्व एड्स दिवस है ये 1 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। तो 3 दिसंबर को क्या है, विश्व विकलांग दिवस, ठीक है, ऑप्शन ए जो है दिस इज़ करेक्ट। और एक करेक्शन कीजिएगा यहाँ पे, लीगल सर्विसेज डे जो है ये 9 दिसंबर नहीं 9 नवंबर होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 9 नवंबर लीगल सर्विसेज डे, ऑप्शन बी, ये देखा आपने। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई, ठीक है। तो 1984 में वहाँ जो मध्य प्रदेश की सिटी है भोपाल, तो वहाँ पे एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री करके थी, तो वहाँ पे एक गैस लीक हुई जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। इसकी वजह से कई सारे लोगों की मृत्यु हुई। तो इस प्रश्न के लिए ये उत्तर है। काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सीमांत रंग कौन से होते हैं, ठीक है, टर्मिनल कलर्स आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे इंद्रधनुष के जो सीक्वेंस रंगों का है क्या है कि वेब ग्योर, है ना, ये होता है, 7 कलर होते हैं। तो जैसे टर्मिनल कलर वही है ना कि आखिरी कलर जो है उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो वी से वॉयलेट और आर से रेड, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बुढ़ापे से संबद्ध अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं। तो जैसे कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो भी रिस्पेक्टिव बीमारियां होती हैं, एक स्टेज होती है लोगों की, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसकी स्टडी होती है। तो जैसे ऑन्कोलॉजी है ना, तो ये कैंसर के लिए ट्यूमर वगैरह का जो अध्ययन करते हैं ऑन्कोलॉजी में करते हैं। और जो बुढ़ापे की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये करते हैं जेरोंटोलॉजी में, है ना, इसको बोलते हैं जरा विज्ञान, ठीक है। ऐसे देख लीजिएगा, राइटिंग थोड़ी ख़राब है, फिलहाल देख लीजिए। तो जेरोंटोलॉजी क्या है, बुढ़ापे से संबंधित अध्ययन की शाखा। अगला प्रश्न है कि भारत के विधान के 10वीं अनुसूची, तो यहाँ देखिए थोड़ा गलत है, विधान नहीं मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान है ना।
तो भारत के संविधान के 10वीं अनुसूची किससे संबद्ध है? ठीक है, तो जो 10th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है दल बदल के आधार पर निष्कासन से। ठीक है, और ये जो ऐड करा गया 52nd अमेंडमेंट हुआ था 1985 में। ठीक, 1985। तो यहाँ पे डिफेक्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, मतलब कि जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का ऐसा नेताओं का काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे प्रचलन था, तो इसलिए इस कानून को लाया गया। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ना वो लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का, कैन बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब उसको एक मंत्री बनाया जा सकता है एट द सेंटर फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, मतलब कि उसको मिनिमम कितने समय के लिए बिना किसी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होने के नाते उसको मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये अवधि जो होती है वो 6 माह की होती है। ऑप्शन ए जो है 6 माह तक उसको बिना किसी सदस्यता के मंत्री बना सकते हैं और 6 माह के अंदर ही उसको किसी भी हाउस की सदस्यता जो है वो ग्रहण करनी होगी। अगर नहीं होता है तो उसका रेजिग्नेशन उससे ले लिया जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? ठीक है, तो जो आपके नीलम संजीव रेड्डी थे, ऑप्शन सी जो है, ये कभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं थे, है ना, ये सिर्फ प्रेसिडेंट बने। बाकी एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और आर वेंकटरमन ये सब क्या थे कि भारत के राष्ट्रपति ये तो बने, पर उसके पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। चलिए, अगला प्रश्न है कि चालुक्य डायनेस्टी जो साउथ इंडिया की है उसका फाउंडर कौन था? ठीक है, तो इसके जो फाउंडर थे आपके ऑप्शन बी जो पुलकेशिन प्रथम थे, इन्होंने चालुक्य वंश की स्थापना करी। चलिए, अगला प्रश्न है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी? इसके फाउंडर थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, है ना, और इसकी जो डेट थी 12/6/1905 को इन्होंने आपका जो महाराष्ट्र का पुणे है वहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। अब इस प्रश्न में है कि विच इज़ कंसिडर्ड हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? ठीक है, तो देखिए वैसे तो ट्रेडर्स वगैरह के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में कई लोग आए, काफ़ी टाइम तक इंडिया में रहे हैं ना, ट्रेड वगैरह किया, बट जैसे एज अ ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है लॉर्ड क्लाइव को। ठीक है, ऑप्शन सी जो है। ठीक है, और इनको प्लासी की जो वॉर हुआ उसके बाद बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, तो उसके बाद से ही एक तरीके से इंडिया में ये ब्रिटिशर्स का मतलब संस्थापना माना जाता है। उसके बाद ही फिर वहाँ पे एक इनके अंडर में व्यापार समिति वगैरह का गठन हुआ, काफ़ी उसके बाद हिस्ट्री है, आप एक बार पढ़ लीजिए। तो जो फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर लॉर्ड क्लाइव। अगला प्रश्न है कि द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, तो जैसे जो ताप होता है तो उसका सबसे उत्तम जो चालक है, कंडक्टर है, तो इन दिए हुए ऑप्शंस में सबसे अच्छा चालक है चांदी। ठीक है, चांदी जो उत्तम चालक है ताप का, ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। आने वाले दिनों में ऐसे क्वेश्चंस और आगे सॉल्व करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, जय हिंद।